हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में अर्ट स्टर्ट सिंथेसिस को किए थे। उसके हिसाब से कई क्वेश्चंस हमने करा था। अब बारी आता है इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजिनेशन। और इसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। शॉर्ट में इसे HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नाम जितना बड़ा है रिएक्शन उतना ही छोटा है, लेकिन मैकेनिज्म उतना बड़ा है क्या? तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके लिए यह रिएक्शन है। और रिएक्शन में होता क्या है, ज़रा उसको समझो। रिएक्शन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में है, तो अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन होता है। So the reaction of carboxylic acid containing at least one alpha hydrogen with Cl2 or Br2 in the presence of red phosphorus to form corresponding alpha halo acid is known as HVZ reaction, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब यदि यहाँ अल्फा हेलो एसिड में स्टील अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है तो फर्दर हेलोजिनेशन इसका हो सकता है, फर्दर हेलोजिनेशन इसका हो सकता है आगे। और डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई सब्सटीट्यूटेड करके ऐसे बन सकता है यदि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है तो रिएक्शन तो देखोगे। कोई एक एसिड लेकर के चले, एसिटिक एसिड, Cl2 रेड फास्फोरस, तो CH2Cl COOH, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन बचा हुआ है, कंटिन्यू चलते रहेगा। Cl2H तो CHCl Cl COOH, अगेन अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन बचा हुआ है तो Cl2 और HCl यहाँ से निकलते जाएगा हर एक स्टेप से ऐसे, फिर यहाँ से भी HCl बाहर निकलेगा तो HCl CCl Cl COOH। This one एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड फाइनली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐसा। अब मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा सा मैकेनिज्म है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं आता है मैकेनिज्म, बस समझेंगे हम लोग, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उससे कर लेंगे। बस इस बात को याद रख लेना कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं है। मतलब कि यदि यही रिएक्शन आप करवाते हो बेंजोइक एसिड का Cl2 के साथ रेड फास्फोरस में, तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। उसी प्रकार से यदि आप लेते हो ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, अगेन कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। Cl2 रेड फास्फोरस, नो रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब अल्फा हाइड्रोजन में वैसा क्या खास है, तो खास क्या है, जब तक अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? क्या कि बेसिकली ओवरऑल हो तो वही रहा है कि हाइड्रोजन हट करके उसके जगह पे क्लोरीन आ रहा है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन। अब बोलोगे मिथाइल है तो मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? तो कैसे होगा? मिथाइल इतना बल्कि ग्रुप है, उसका सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई रिएक्शन पढ़े हम लोग क्या ऑर्गेनिक में नहीं होता है।
हाइड्रोजन सबसे सस्ता है, कहीं उठा के कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी ग्रुप में ऐसा नहीं है, भारी भारी है सब, बल्कि ग्रुप है। तो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म देखो, रेड फास्फोरस, ब्रोमीन और क्लोरीन का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, तो हम लोग पढ़े हैं पहले, हेलोअल्केन में भी देखे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़े होंगे कि रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिकली हेलाइड बनाता है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही होगा कि यह जो P4 है, रेड फास्फोरस ब्रोमीन या क्लोरीन किसी के साथ भी कंबाइन करके जो है 4PbR3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन भी देख चुके हैं PbR3 के साथ, ट्राइहेलाइड के साथ। ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन है OH का ब्रोमीन के द्वारा, 3 मोल इसमें लगता ही है। PbR5 रहता तो 1 ही मोल लगता, तो ये बन जाएगा ऐसा। यहाँ CH2 है ना, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन दिखाना होगा, RCH2C डबल बॉन्ड OPR, और यहाँ से बाहर हो जाएगा H3PO3। ऐसा एसिड ब्रोमाइड बना एक तरह से। हाँ, एसिड क्लोराइड होता है ना, वैसे ही एसिड ब्रोमाइड, क्लोरीन लोगे तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा ऐसा। अब जो यह एसिड ब्रोमाइड बना, अब असली खेल शुरू होगा यहाँ से। RCH2OPR, टॉटोमेराइजेशन जैसा बात होना है। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, एसिडिक है, तो टॉटोमेराइजेशन हो सकता है। यहाँ जाएगा, यहाँ प्रोटॉन का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा PR ऐसा। अब यहाँ से क्या होगा, अगेन Br2 का एक मॉलिक्यूल यूज होगा। हम लोग जान रहे हैं Br2 तो अभी नॉन पोलर है, कोई भी हैलोजन जो है नॉन पोलर ही है, Br2Cl2। लेकिन जैसे ही यह डबल बॉन्ड के प्रभाव में आएगा, पोलराइज होगा, और पोलराइज होने के बाद एक पे आ जाएगा माइनस, एक पे आ जाएगा प्लस। और अब यहाँ से बात बनेगा कि अभी क्या करेगा, इस प्लस वाले ब्रोमीन को लेगा एक बाहर, तब तक कि लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करेगा। तो RCH अब यहाँ जुड़ जाएगा Br, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इस पे आ गया प्लस Br, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ओवरऑल इसका प्लस हट जाएगा, और ये जो Br और H है यहाँ से बाहर हो जाएंगे, HBr, और ये ओवरऑल बना RCH डबल बॉन्ड OPR। माने एक ब्रोमीन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया अब, और एक ब्रोमीन जो है अल्फा कार्बन से जुड़ गया है। ठीक, यहाँ के बाद अब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अनदर मॉलिक्यूल एक्शन में आता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो देखो ई जो बना RCHBr C डबल बॉन्ड OPR। हम लोग जानते हैं कि इस तरह के एसिड हेलाइड जो है वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होने का वजह जान रहे हो कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन तो उतना देगा नहीं, ब्रोमीन है तो और भी ज़्यादा इसका साइज है बड़ा, तो इधर से रेजोनेंस हो पाना संभव नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो अब फाइनली क्या होगा इसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और वो करेगा उस पर अटैक। ये जाएगा यहाँ, तब तक ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, तो RCHBr CO माइनस Br, ये अब यहाँ जुड़ गया OCrOH प्लस। इस तरह का कुछ इंटरमीडिएट बन गया यहाँ। यहाँ से अब Br होना है बाहर,
देखो इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको करो बाहर, बी आर माइनस बाहर, तो जाएगा आर सी एच बी आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से अभी ओ डबल बॉन्ड सी ओ एच आर प्लस। अब फिर से अपना प्लस हटाएगा तो पाई को लेगा, तो इस पर प्लस आएगा तो जो बी आर माइनस निकला था वो अटैक कर देगा। तो आर सी एच बी आर ई सी एच आर यहाँ बी आर, ऐसा कुछ बना। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होगा। अच्छा, यहाँ CH2 वाला ही हम लोग को लेना है ना। यहाँ जो RCOH लिए हैं इस CH2 के साथ लो, RCH2 तो CH2R ऐसा। और यहाँ से अब क्या क्या बात होना है जरा देखो। ई जो यहाँ OH है, ई बॉन्ड OH का आ जाएगा यहाँ ऑक्सीजन के पास। ई जो यहाँ CO बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन दिस वन, ई जाएगा इसके पास यहाँ, और ई अपने पाई बॉन्ड से लेगा हाइड्रोजन को। क्या क्या बनेगा बस इतना देख लो, आर सी एच बी आर सी, ई हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ई क्या बना आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड O बी आर ऐसा। और ई जो अब यहाँ बना दिस इज अल्फा ब्रोमो एसिड, और ई एसिड ब्रोमाइड। अब ई एसिड ब्रोमाइड बना है तो फिर से कहानी चलेगा वहीं से जो यहाँ एसिड ब्रोमाइड बना था, फिर इसका टॉटोमेराइजेशन होगा, अल्कीन टाइप का बनेगा, फिर Br2 का मॉलिक्यूल, प्रोसेस अब कंटिन्यू करेगा ऐसा। तो बड़ा सा मैकेनिज्म है। देखो यहाँ से सारा काम हुआ कि एसिड ब्रोमाइड बनने के बाद अल्फा पे Br तो आ ही गया था, लेकिन फिर से Br को हटाने के लिए अगेन दूसरा मॉलिक्यूल अटैक किया, थोड़ा प्रोसेस लंबा गया। और ऐसा करने से फ़ायदा हुआ कि एक तो यहाँ प्योर अल्फा ब्रोमो एसिड बन ही गया, और दूसरा यहाँ से एसिड ब्रोमाइड बना हुआ है। अब एसिड ब्रोमाइड फिर से रिपीट करेगा प्रोसेस को, और अगेन वह अल्फा ब्रोमो एसिड में जो है जा कर के कन्वर्ट हो जाएगा। रिपीटेशन के बाद पूरा रिपीट करेगा ये। अब इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या, इसका इम्पोर्टेंस है जरा उसको समझो। HVZ रिएक्शन के दरमियान, या जो HVZ रिएक्शन है इसके दरमियान जो अल्फा हेलो एसिड बन रहा है, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है अलग अलग कंपाउंड में, अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल करके। जैसे प्रोपेनोइक एसिड ले लें हम लोग, प्रोपेनोइक एसिड, या इथेनोइक भी ले सकते हो, कोई भी चलेगा, या प्रोपेनोइक ही रहने दो चलो ऐसा। Cl2 रेड फास्फोरस, ये हो जाएगा CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से कई
पॉसिबिलिटीज हैं। एक्वस KOH से करवाओगे, सब्सटीट्यूशन होगा CH3CH OH COOH, ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KCN से करवाओगे तो CH3CHCN COOH। अभी CN आ गया, फिर यहाँ से 3 केस पॉसिबल है, 3 केस पॉसिबल है। पहला, कंसनट्रेटेड HCl के साथ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा, CN अमाइड में बदल जाएगा, CH ये हो जाएगा CONH2 COOH। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो CN बदल जाएगा कार्बोक्सिल में COOH, और यहाँ भी आ जाएगा COOH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इसका रिडक्शन करोगे मेंडियस रिडक्शन या LiLH4 के साथ, तो इस CH3CH और ये बदल जाएगा CH2NH2 में, और फिर यहाँ हो जाएगा COOH। अगला पॉसिबिलिटी इसमें है Cl को सब्स्टिट्यूट करने का, अमोनिया के साथ हीट करो तो CHNH2, यहाँ CH3 है, COOH, और एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है एलानिन, तो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रो से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है AgNO2 के साथ CH3CHNO2, मतलब फिर हैलोजन के लिए जितना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़े हो ना, लगभग यहाँ काम कर जाएगा। तो सोच लो कितना बेनिफिशियल है यह रिएक्शन। खुद में तो कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, कि सिंपली अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा, और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होकर के जो है वहाँ पर कोई हैलोजन आ जाएगा। लेकिन जो हैलोजन आया, उस हैलोजन को आगे जो हम लोग इतना अलग अलग वेराइटी में बदल रहे हैं, कभी हाइड्रोक्सी एसिड में बदल रहे हैं, फिर साइनो ला करके उसको अलग अलग कन्वर्ट कर रहे हैं, बीच में अमीनो एसिड टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, एलानिन वगैरह बना, नाइट्रो आ सकता है, थायोल से सब्स्टिट्यूशन, मैंने जो भी हेलो अल्केन के लिए सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे हम लोग, मैक्सिमम रिएक्शन यहाँ होएगा। यह बेनिफिट है इस रिएक्शन का कि हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की खुद तो केवल अल्फा हेलो एसिड बनाता है, लेकिन वह जो अल्फा हेलो एसिड बना वो आगे कितना यूजफुल है वो तो हम लोग देख लिए। कन्वर्सन के लिए एग्जाम में क्या क्या आ सकता है देखो, एसिटिक एसिड टू ग्लाइकोलिक एसिड, एसिटिक एसिड टू ग्लाइसिन, नेक्स्ट फिनाइल एसिटिक एसिड टू फिनाइल एलानिन, या फिनाइल प्रोपेनोइक कर दो ऐसे, 2 फिनाइल प्रोपेनोइक, 2 क्या 3 हो जाएगा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एसिटिक ही होगा ऐसा। अभी ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये एसिटिक एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजिनेशन होगा, मैंने HBZ रिएक्शन का इस्तेमाल करने वाले हम लोग। इतना नहीं तो डायरेक्ट HBZ भी लिख दोगे काम हो जाएगा, CH2Cl COOH। ग्लाइकोलिक है, एक्वस KOH के साथ हिट करोगे तो CH2OH C+OH। यहाँ ग्लाइसिन बनाना है तो CH3COOH, एक स्टेप तो सेम ही चलेगा यहाँ तक, Br2 रेड फास्फोरस मैंने HBZ, तो यहाँ BrCOOH अमोनिया के साथ तो CH2NH2COOH। जैसे ग्लाइसिन एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है। फिनाइल एसिटिक एसिड,
यहाँ भी वही चीज़ होगा, Cl2 रेड फास्फोरस, तो CHCl COOH, फाइनली इसको भी अमोनिया से ट्रीट करवा दो, या फिर अमाइड सोडामाइड वगैरह से भी करके बस Cl को हटा करके NH2 लाना है, तो इसके जगह हम लोग सोडामाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, NaNH2, फिर भी सब्स्टिट्यूशन होगा CH NH2COOH ऐसा। तो रिएक्शन कंप्लीट करने आए, कन्वर्सन आए, कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक इसी में और देख लें कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने आएगा तब कैसे। मतलब ऐसा हो, एसिटिक एसिड टू मेलोनिक एसिड, ऐसा कोई कन्वर्सन हो, तो एसिटिक एसिड मीन्स दिस वन, प्रोसेस वही चलने वाला है, Cl2 रेड फास्फोरस, तो CH2Cl COOH, फिर लगा दो अल्कोहलिक केशियन, तो CH2CN COOH, अगेन फिर इसका हाइड्रोलाइसिस, डाइल्यूट HCl H2O, तो CH2 COOH बन गया मेलोनिक एसिड, ये एसिटिक एसिड था। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से क्वेश्चन तो होना ही है इस टॉपिक से, कन्वर्सन आ जाए, रिएक्शन कंप्लीट करने आ जाए, चाहे जो भी है आएगा ही आएगा, नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट का इस्तेमाल करके जो है ना ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ऑक्सीडेशन भी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट का इस्तेमाल करके। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से फॉर्मिक एसिड का बड़ा जल्दी ऑक्सीडेशन होता है। फॉर्मिक एसिड क्यों होता है नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे इससे। फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन बड़ा जल्दी होता है। फॉर्मिक एसिड का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, हाफ O2 से कंबाइन कर जाएगा H2 और CO2 में, या फिर यदि अल्फा पे CH2 ग्रुप है ऐसा, तो याद करो अल्डिहाइड कीटोन में एक रिएजेंट हम लोग पढ़े थे सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2, जो अल्फा CH2 ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट करता था, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH हो जाएगा अल्फा ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड ऐसा। तो इस तरह से भी काम बन सकता है, आगे रिएक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ रिएक्शंस और बचे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।